हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनू प्रताप और मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब हम करने वाले हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमने एल्कली मेटल्स के बारे में देखा था। आज हम एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में देखेंगे और इसको आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बहुत रेयरली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज ही कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दिया जाए और जो रिएक्शंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू एल्कली मेटल्स है, तो आपको फटाफट वही रिएक्शंस करने दोबारा देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे एल्कली अर्थ मेटल्स रिएक्ट करते हैं। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं हम एल्कली अर्थ मेटल्स से। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब जब मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करता हूं, जैसे नाम सजेस्ट करता है अल्कलाइन है, तो जिनका ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा वो अल्कलाइन होगा, ठीक है। सिंपल चीज, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कलाइन है। और दूसरा अर्थ में पाया जाता है, और दूसरा अर्थ में पाया जाता है। तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये ऑक्साइड अल्कलाइन है और ये अर्थ में पाए जाते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, ये सारे आते हैं। जिसमें से आखिरी वाला, जो आखिरी वाला है वो रेडियो एक्टिव, जो आखिरी वाला है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो दिस इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। ये बात समझ आती है, ठीक है। और ये एलिमेंट्स है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने की कोशिश करूं तो ये सेकंड पीरियड का है, तो इसकी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2। बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2। इसकी वैलेंशन 3s2, इसकी वैलेंशन 4s2, इसकी वैलेंशन 5s2, इसकी वैलेंशन 6s2, इसकी वैलेंशन 7s2। तो इस तरह से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं, जहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो s में जा रहे होंगे, इस वजह से इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है ना। और लास्ट वाला क्या है? रेडियो एक्टिव। ये इसके एलिमेंट्स है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? इसमें से दिस इज नॉट रिफर्ड टू एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बाकी सब अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोला जाता क्योंकि इसकी अर्थ में जो कंपाउंड की मिलने की पॉसिबिलिटी है वो कम है। बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बेरिलियम इन द सब्सटेंस इन द अर्थ इज लेस, देयरफॉर इट इज नॉट रिगार्डेड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बाकी सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंसीडर किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि बात बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कौन कौन से होते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। शुरुआत करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आपकी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब मैं जब एटॉमिक साइज की बात करता हूं या एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं तो डाउन द ग्रुप जाते समय एटॉमिक रेडियस क्या करता है? बढ़ता है। ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, डाउन द ग्रुप atomic size increases, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, है ना। तो ये तो सिंपल चीज हो गई। जैसे जैसे नीचे जाते होंगे एटॉमिक साइज क्या करते जाएगा? इंक्रीज करते जाएगा। चलिए सेकंड बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है? अब देखो, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा एंड द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर डिस्टेंस ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, विच मींस एनर्जी जो लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में वो कम लगेगी, है ना। तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती जाएगी? डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज इज इंक्रीजिंग। एंड जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? चलिए अब बात करते हैं थर्ड बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, हाँ? डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डेंसिटी का वेरिएशन वो क्या है? पहले डेंसिटी डिक्रीज करती है जैसे नॉर्मली डिक्रीज करनी चाहिए, और फिर डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, ठीक है। पहले डेंसिटी डिक्रीज करेगी फिर डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका स्ट्रक्चर की वजह से।
ये जो स्ट्रक्चर है इसका HCP है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका स्ट्रक्चर है CCP, इसका स्ट्रक्चर है BCC और इसका स्ट्रक्चर भी क्या है BCC। अब इनका मतलब क्या है HCP का? HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, BCC का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, बात समझ आती? ये जो सारे टर्म्स हैं ये आप सारे टर्म्स पढ़ते हो सॉलिड स्टेट में। कहां पढ़ते हो? सॉलिड स्टेट में। तो फॉर द टाइम बिंग आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही समझने की जरूरत है। तो आपको ये चीज समझनी है कि पहले डिक्रीज करेगी डेंसिटी फिर इंक्रीज करेगी। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है कि पहले डेंसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज, और फिर डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हम कहां पढ़ेंगे? ये हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, वहां पर डिटेल में इसके बारे में बात की जाएगी। तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि HCP क्या है, CCP क्या है, BCC क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की वजह से आपको जो बेरिलियम है उसकी डेंसिटी, पहले बेरिलियम से कैल्शियम डेंसिटी डिक्रीज होती है और कैल्शियम से बेरिलियम डेंसिटी इंक्रीज होती है। बस समझ आती है? बस समझ आती है? चलिए, ठीक है, डेंसिटी की बात करी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारे पास, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हम देखेंगे कि किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज इंक्रीज करता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना आसानी से आप उसको तोड़ सकते हो। तो यहां पर वही चीज होगी कि बेरिलियम से जैसे हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, इस तरह से जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कैल्शियम का ज्यादा होता है और मैग्नीशियम का कम होता है। कैल्शियम का क्या होता है? ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, और मैग्नीशियम का क्या होता है? कम। किसके लिए है? मेल्टिंग पॉइंट के लिए। किसके लिए है? मेल्टिंग पॉइंट के लिए। कैल्शियम का ज्यादा है और मैग्नीशियम का कम है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज एग्जिस्टिंग इन अ क्रिस्टल फीड, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कर रहा है, जबकि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले बात करी हमने डेंसिटी के केस में। और अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बिना क्रिस्टल स्ट्रक्चर के मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कैल्शियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात समझ आती है? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की जब मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? बेरिलियम से मैग्नीशियम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बेरिलियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा ऊपर वाले में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है और बॉइलिंग पॉइंट में क्रिस्टल तो होता ही नहीं। क्रिस्टल इज नॉट प्रेजेंट, वो तो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात नहीं करता तो फिर तो बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा, और बॉन्ड लेंथ किसकी छोटी होती है? बेरिलियम की। और अगर बेरिलियम की बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड से दूसरी की क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है, ये बात समझना पड़ेगा कि यहां पर क्यों ऐसा वेरिएशन है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। यहां पर ऐसा वेरिएशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ही नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर है। और सिंपल स्ट्रक्चर में सिर्फ हम किसकी बात करते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बेरिलियम की। बॉन्ड लेंथ किसकी छोटी है? बेरिलियम की। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर कैसे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, किसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम होगा, किसका ज्यादा होगा? ये चीज मैंने आपको बता रखी है पिछले लेक्चर, मतलब पिछले जब हमने अल्कली मेटल्स की बात करी थी तो उसी में हमने बात करी थी किसका ज्यादा होता है। तो आपको अभी बताना पड़ेगा किसका ज्यादा होता है। सोचो, फटाफट सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कहां पर रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है, कहां पर रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, कहां पर रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? खुद को ऑक्सीडाइज करना। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? खुद को ऑक्सीडाइज करना, विच मींस अगर इलेक्ट्रॉन मेरे से जल्दी लूज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे से जल्दी लूज होगा तो मैं जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज करूंगा,
और अगर मैं अपने आप को जल्दी ऑक्सीडाइज करूंगा तो दूसरे को जल्दी रिड्यूस करूंगा, विच मीन्स जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा है। यहां पर सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होता है? बेरियम का। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होता है? बेरियम का। क्यों? देखो, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? बेरियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और खुद को किस में कन्वर्ट कर देगा? Ba+। ऐसे सिमिलरली Ba2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ बोल देते, है ना। लेकिन बेरिलियम से वही 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल। बेरिलियम से वही 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल, है ना। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि बेटा समझो बात को, इसकी आयनेशन एनर्जी है ज्यादा। अब आयनेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसकी बाइंडिंग विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। और बाइंडिंग विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जाएगा विच मीन्स दैट वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा, और अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा तो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर, बेरियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर। चलिए नेक्स्ट, लास्ट फ्लेम टेस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट की बात करते हैं। फ्लेम टेस्ट की जब बात करें तो मेरे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते, नो फ्लेम टेस्ट। ऐसा क्यों है? तो फ्लेम टेस्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है और एक्साइट होकर वापस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी दिख रही है आपको। अब इन दोनों की जो आयनेशन एनर्जी ना बहुत ज्यादा है, इस वजह से फ्लेम टेस्ट की पॉसिबिलिटीज में सबसे कम रहती है। जबकि जब मैं इनकी बात करता हूं तो फ्लेम टेस्ट बहुत आसानी से फ्लेम टेस्ट देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम का कलर होता है, याद कैसे रखना है, कैल्शियम की ब्रिक रेड है, कैल्शियम की जो ब्रिक बनेगी वो रेड होगी, कैल्शियम की जो ब्रिक बनेगी वो रेड होगी। ये ब्रिक रेड, तो नीचे वाला हो जाएगा क्रिम्सन रेड, नीचे वाला हो जाएगा क्रिम्सन रेड। अब ये कलर का अपने आप देख लेना कि क्रिम्सन रेड और ब्रिक रेड में क्या फर्क होता है, ठीक है। इतना आइडेंटिफिकेशन, मेरे को ये समझो मैं कलर ब्लाइंड हूं, मेरे को नहीं पता क्रिम्सन रेड और ब्रिक रेड में क्या डिफरेंस है, तो बस ये पता है कि नाम लिखा हुआ है ब्रिक रेड और क्रिम्सन रेड, ठीक है ना। चलिए बेरियम को कैसे याद रखोगे? बैंगलोर के एप्पल ग्रीन होते हैं, बैंगलोर के एप्पल ग्रीन होते हैं, तो उसको लिख दोगे एप्पल ग्रीन, ठीक है। बैंगलोर के एप्पल ग्रीन होते हैं, तो आपको पता है ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, ठीक है। ये आपके कलर्स हैं, ये दोनों कलर शो नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर। चलिए अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरू करते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी कैसे वेरी करेंगी, है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज होगी। देखो बेटा, हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द एल्कली मेटल्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। चलिए यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा आपको, बहुत जरूरी है कि लेक्चर सुनने के बाद, ये लेक्चर सारे सुनने के बाद डू रीड योर एनसीईआरटीज। यहां पर कुछ एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे जो मैंने नहीं करवाए हैं, ठीक है, जो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, वो वहां पर बोल के कोई फायदा नहीं है ना, तो उनको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। पूरी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिएगा, पूरी एनसीईआरटी से ज्यादा मैंने आपको करवाया होगा, लेकिन वहां पर कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर क्या पता कभी एग्जामिनर का दिमाग सनके और वो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, और उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटीज, वहां पर एक दो पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, जो थ्योरेटिकल होंगे, आपको बस एक बार गो थ्रू करके रीड करके उसको छोड़ना है, खत्म करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज है पहला, फर्स्ट रिएक्शन विद O2, ठीक है, रिएक्शन विद O2 से बात करेंगे, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सिमिलरली रिएक्ट करते हैं, है ना, सिमिलर भी होता है, तो इन सबका एक कॉमन मेटल में मान लेता हूं, इनको बोल दिया मैंने M, ठीक है। ये जो M है जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और फिर इस मेटल ऑक्साइड को मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में डालूंगा, तो बनाऊंगा मेटल पर ऑक्साइड,
मेटल परऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान समझना, यहां पर जो एक्सेस वाला रिएक्शन है वो होता ही नहीं, यहां पर जो एक्सेस वाला रिएक्शन है वो होता ही नहीं है, सिर्फ क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, सिर्फ क्या बनता है, ऑक्साइड, ठीक है, सिर्फ क्या बनता है, ऑक्साइड, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, जैसा कि हमने कहां देखा था, जैसा कि हमने देखा था एल्कली मेटल्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बचा आपके पास स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन दोनों का रिएक्शन सिमिलर होता है। ये जो मेटल हैं जब ये रिएक्ट करेंगे O2 से तो ये रिएक्ट करके बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, और उनको अगर मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में डाला, उनको मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में डाला तो क्या बनाएंगे, मेटल परऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्साइड हो गया और ये परऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड हो गया और ये परऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड और परऑक्साइड। चलिए अच्छा, ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास BeO, MgO, CaO, SrO, BaO, ये ऑक्साइड्स है ना, ये ऑक्साइड्स है। जो BeO है दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कैसा है, एम्फोटेरिक। ये है वीकली बेसिक, वीकली बेसिक, ये दोनों है बेसिक, दोनों है बेसिक, और ये है स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, दोनों है स्ट्रॉन्गली बेसिक, है ना। तो इस तरह से ये रहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि इसका एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है, दोनों नेचर दिखाता है, ठीक है। आपके पास जो वीकली बेसिक है, बाकी सब कैसे हैं, बेसिक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, BeO, सबसे वीकेस्ट कौन सा है, MgO, ठीक है। वैसे सबसे वीकेस्ट होगा BeO क्योंकि एसिडिक भी और बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन अगर करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन, देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ना काफी ज्यादा है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है और उसको आयनाइज करने में बहुत टाइम लगता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आयनाइज नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस वजह से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, देखो इन सबको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, M, इन सबको मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, M, ठीक है। M खुद को, M क्या है, इनमें से कोई सा एक, इनमें से कोई सा एक क्या है, M खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अगर M खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो किसी ना किसी को रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस करने के लिए क्या है उसके पास, ध्यान से देखो, ये तो ऑलरेडी रिड्यूस स्टेट में ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसको रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, H2 गैस, और साथ में क्या बना देगा, MOH होल ट्वाइस, MOH होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो MOH होल ट्वाइस। तो ये बात समझ आती है कि M कोई सा भी हो सकता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, M कोई सा भी हो सकता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। M खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन रिड्यूस को क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। यहां पर जब मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, अब देखो अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हॉट वाटर के साथ तो रिएक्ट करेंगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई चीज अगर लेस लोअर टेंपरेचर पर रिएक्ट करिए तो हाई टेंपरेचर पर तो रिएक्ट करेगी, ये तो सही बात है। अब जब मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो कोल्ड टेंपरेचर पर वाटर पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। वो अगेन वही चीज, मैग्नीशियम ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, हाइड्रोजन को रिड्यूस किया, ये बना। लेकिन जो MgOH है ये हॉट टेंपरेचर पे क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोज करके ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो ये चीज याद रखना कि मैग्नीशियम वाटर के साथ, कौन से वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ तो वो रिएक्ट करता ही नहीं है, हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनाएगा। लेकिन ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये हॉट कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको हॉट कंडीशन दे रहे हो, हॉट वाटर दे रहे हो, तो हॉट कंडीशन में क्या करता है, डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज कर दिया देता है ऑक्साइड प्लस H2, ऑक्साइड प्लस H2। बस में आती है। बेरिलियम हॉट कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता, बेरिलियम हॉट वाटर भी नहीं बोलूंगा बेटा, मैं इसको बोलूंगा स्टीम में। हॉट वाटर तो कोई मतलब ही नहीं है, स्टीम,
ठीक है। स्टीम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कुछ इस तरह से बनाता है। मैग्नीशियम बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करता, चाहे स्टीम दो चाहे कुछ दो, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट N2 के साथ रिएक्शन, N2 के साथ रिएक्शन। अब मेटल का, मेटल M, अब मेटल M मतलब ये कोई सा भी हो सकता है, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक कोई सा भी हो सकता है ना, सारे हो सकते हैं। मेटल M reacts with N2 gives us metal नाइट्राइड, ठीक है। ये जो मेटल नाइट्राइड है, इसको जब आप हीट करोगे, तो हीट करने पे डिकम्पोज करता है और वापस मेटल M प्लस N2 गैस दे देता है, ठीक है। और जब इसमें पानी डालोगे तो क्या रिएक्शन होगा बेटा, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, मेटल के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 2 चार्ज। नाइट्रोजन के पास क्या है, -3, है ना। नाइट्रोजन के पास क्या है, -3। मेटल के पास क्या है, +2, नाइट्रोजन के पास है -3। अब वाटर है, तो वाटर में 2 टाइप ऑफ आयंस है, एक है OH- और एक है H+। जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाले के साथ जाएगा, जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले के साथ जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, NH3 + MOH होल ट्वाइस। ये चीज मैंने आपको करवाई थी कि किसी भी आइड को पानी में डालो तो हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड बनता है, किसी भी आइड को पानी में डालो तो हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड बनता है। तो वही है, मेटल नाइट्राइड है, इसको मैंने पानी में डाला तो हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड बना। बस समझ आती? तो इस तरह से ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, और हर मेटल करेगा इसका, जितने मेटल पॉसिबल है सारे मेटल करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद N2 हुआ, रिएक्शन वाटर हुआ, रिएक्शन विद H2 देखें हम, H2 के साथ रिएक्शन देखिए। H2 के साथ कैसा रिएक्शन होगा बेटा, सिंपल है, बेरिलियम है, बेरिलियम रिएक्ट्स विद H2। अब बेरिलियम को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, H2 को क्या करेगा, रिड्यूस, तो क्या बना देगा, BeH2, कुछ इस तरह से बना देगा, है ना। तो हाइड्राइड बना देगा, क्या बना देगा, हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड बना देगा, हाइड्राइड बन जाएगा। सारे मेटल्स बना सकते हैं हाइड्राइड, सारे मेटल्स हाइड्राइड बनाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद नॉन ऑक्सी एसिड्स, रिएक्शन विद नॉन ऑक्सी एसिड, नॉन ऑक्सी एसिड का रिएक्शन, नॉन ऑक्सी एसिड जैसे HCl, HI, HF, HBr, जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। तो आपके पास मेटल है, कोई सा ही मेटल ले लो, MHCl, कौन सा मेटल लोगे, एल्कली अर्थ मेटल, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारे के सारे, उनमें से कोई सा भी एक मेटल ले लो, HCl ले लो। अब मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, खुद को ऑक्सीडाइज करने की। अगर मेटल की प्रॉपर्टी खुद को ऑक्सीडाइज करने की, तो किसी ना किसी को रिड्यूस करेगा। अब इसमें से किसको रिड्यूस कर सकता है, हाइड्रोजन के पास +1 है, क्लोरीन के पास -1 है। क्या क्लोरीन -1 से नीचे और जा सकता है, बिल्कुल नहीं। विच मींस क्लोरीन को तो रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन हाइड्रोजन को वो रिड्यूस कर सकता है। तो मेटल खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा, हाइड्रोजन को रिड्यूस करके H2 गैस बनाएगा, साथ में MCl2 बनाएगा। तो खुद को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, और क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिड्यूस, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिड्यूस। बात समझ आती है? तो इस तरह से सारे रिएक्शन लगेंगे। अब इसकी जगह तुम बेरिलियम लगा लो, मैग्नीशियम लगा लो, क्लोरीन लगा लो, कुछ भी लगा, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कुछ भी रख दो, सारे रिएक्शन कुछ इसी तरह से। बात समझ आती है? कुछ इस तरह से H2 और रिएक्शन विद नॉन ऑक्सी एसिड्स के साथ होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ नेक्स्ट था रिएक्शन विद कार्बन के साथ रिएक्शन, है ना, कार्बन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब कार्बन के साथ जो रिएक्शन होगा थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे होता है, देखो, बेरिलियम जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलियम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन को रिड्यूस करेगा, तो जो कंपाउंड बनाता है Be2C, ठीक है, Be2C, हाँ, ठीक है। जब मैग्नीशियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनाता है Mg2C3,
ठीक है। और जो कैल्शियम और कैल्शियम के नीचे वाले कार्बन के साथ रिएक्ट करते हुए बनाते हैं CaC2, ठीक है। अब इनका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, इनका अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोलिसिस करूं, तो क्या कंपाउंड बनेगा आपको वो देखना जरूरी है। इनका अगर हाइड्रोलिसिस करूं क्या कंपाउंड बनेगा वो देखना जरूरी है। कैसे बनेगा देखो, कार्बन। अब देखो बेरिलियम पे क्या चार्ज होता है, एक बेरिलियम पे चार्ज होगा +2, तो दो बेरिलियम पे क्या चार्ज होगा, ठीक है। तुम्हारे पास Be2C है, ठीक है। अगर एक बेरिलियम पे चार्ज +2 है तो दो बेरिलियम पे चार्ज +4, विच मींस यहां पर इस बेरिलियम पे एक Be2+ और दूसरा भी Be2+ होगा कि नहीं होगा। अगर इनको सेटिस्फाई करना है तो कार्बन पे चार्ज कितना होगा, -4। कार्बन चार्ज कितना होगा, -4। ये बात समझ आती है। चलिए अब आपके पास वाटर है, वाटर में दो टाइप ऑफ आयंस है, H+ और OH-। दो टाइप ऑफ आयंस है, H+ और OH-। ये जो H+ है ये कहां जाएगा, माइनस वाले के पास, और जो O- है वो कहां जाएगा, प्लस वाले के पास। अभी अगर इसके पास जाएगा तो चार वैलेंसीज हैं, चारों सेटिस्फाई करेगा, CH4 बना देगा और उधर बना देगा BeOH होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वाले का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे अगेन चार्ज कितना होगा, एक मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, दो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा, +4, है ना। दो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होगा, +4, है ना। तो इस कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, इन दो मैग्नीशियम पे टोटल चार्ज कितना है, +4। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए, पूरी वैलेंसी को, पूरे मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए इस कार्बन पे चार्ज कितना चाहिए, -4। तो कार्बन पे चार्ज कितना आएगा, -4। कार्बन पे चार्ज कितना आएगा, -4। अब अगर कार्बन पे -4 चार्ज है तो इसकी तरफ कितने आएंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, C3H4। और यहां पर मैग्नीशियम क्या बना देगा, MgOH होल ट्वाइस। अगेन CaC2 की बात करूं, CaC2 की बात करूं, कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2। अगर कैल्शियम पे एक कैल्शियम है, कैल्शियम पे चार्ज कितना है, +2, तो कार्बन पे चार्ज कितना होगा, -2। अगर कार्बन -2 है तो यहां पर कितना जाएगा, C2H2, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे और साथ में क्या लग जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। इस तरह से आ जाएगा। क्या समझ आती है, क्या समझ आती है, ठीक है। अच्छा ये जो C3H4 है, ये C3H4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, C3H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से C3H4 का स्ट्रक्चर होगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो डिफरेंट कार्बाइड जिनको बोलते हैं कार्बाइड्स, आइड्स हैं। आइड्स को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड। तो कार्बाइड्स को अगर पानी में डालोगे तो हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड बनेगा और डिफरेंट डिफरेंट हाइड्राइड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, आपको क्या करना है, मेटल को चार्ज देखना कि मेटल पे चार्ज कितना है, और ये देखना है फिर कार्बन पे उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो मेटल पे अगर -2 है तो कार्बन पे कितना होगा, +2 -2। मेटल पे अगर टोटल मेटल पे कितना है, +4, तो कार्बन पे कितना होगा, -4। इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, X2 के साथ रिएक्शन देखें। X2 मतलब हेलोजन, ठीक है। जो सारे मेटल्स हैं बाकी मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक, ये सब X2 के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। अब इनको मैं कंसीडर कर रहा हूं M, इनको मैं कंसीडर कर रहा हूं M। ये X2 के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं MX2। क्या बनाते हैं, MX2 मतलब MgX2, MgCl2, MgBr2, Mg सब कुछ, ठीक है। लेकिन बेरिलियम के नहीं बनता। बेरिलियम का रिएक्शन कैसे होगा, देखो बेरिलियम का रिएक्शन होता है यहां, तो ये तो सिंपल रिएक्शन है कि आपने खुद को ऑक्सीडाइज किया। देखो मेटल ने खुद को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, है ना, मेटल ने खुद को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, M से M+2 चला गया, और इसको क्या कर दिया, रिड्यूस, इसको क्या कर दिया, रिड्यूस, ठीक है। तो मेटल की अपनी प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी याद आई मेटल को कि वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरी चीज को क्या करता है, रिड्यूस। तो वही चीज यहां पर करी उसने, ये बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन बेरिलियम की कंडीशन ऐसी नहीं है, क्योंकि बेरिलियम को ऑक्सीडाइज होने में बहुत टाइम लगता है, वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेरिलियम हम ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेते हैं, बेरिलियम हम ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेते हैं। साथ में लेते हैं हम Cl2, क्योंकि Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है। अब यहां पर ध्यान रखना, बेरिलियम ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो Cl2 को कौन रिड्यूस करेगा, तो Cl2 के रिडक्शन के लिए मैं लेता हूं कार्बन। Cl2 के रिडक्शन के लिए क्या लेता हूं मैं, कार्बन, क्योंकि इसको रिड्यूस करेगा तभी तो रिएक्शन होगा। यहां पर तो क्या हो रहा था कि एक मेटल जब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा था तो X2 को रिड्यूस कर रहा था, तो रिएक्शन हो जा रहा था। लेकिन यहां पर बेरिलियम तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो इसको कौन रिड्यूस करेगा, तो उसको रिडक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, कार्बन। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, BeCl2
प्लस CO, BeCl2 प्लस CO, ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड बन जाएगा। कोई कोई बुक्स को COCl2 भी लिखती हैं, लेकिन आप BeCl2 प्लस CO लिख सकते हैं, है ना। तो ये कंपाउंड बनेगा। बेरिलियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बेरिलियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बात समझ आती है? बात समझ आती है? चलो नेक्स्ट, लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी कर रखा है, मेरे को दोबारा कराने की जरूरत है नहीं। तो मेटल जो होगा, मेटल रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या बनाएगा, मेटल +2, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया का मिक्सचर। इसके चारों तरफ अमोनिया, इसके चारों तरफ भी अमोनिया, है ना। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं मैं, किसमें, एल्कली मेटल्स में। सिमिलर रिएक्शन है, सिमिलर तरीके से बिहेव करेगा, बस मेटल यहां पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक ये सारे मेटल्स में काउंट होंगे, ठीक है ना। 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये मत बोलना पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन के, देखो एक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ NH3 होगा, और वो 2 ट्वाइस टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा, ट्वाइस टाइम्स। तो ये पैरामैग्नेट ही रहेगा। कैसा रहेगा, पैरामैग्नेट। सब कुछ सेम रहेगा, बस यही है कि M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशंस पे है। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए, ये तो हो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, और उन रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होगा, है ना। देखो वैसे जनरली इसके कंपाउंड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतनी जगह पूछे भी नहीं जाते, लेकिन 2-3 रिएक्शन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए। तो हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो पूछी गई हैं। फालतू की एक्स्ट्रा चीजों को याद करके कोई मतलब नहीं है, ना, ठीक है। तो देखिए, एक आपका इसका कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है इसका, कंपाउंड है क्विकलाइन, ठीक है। कंपाउंड है इसका क्विकलाइन, क्विक कंपाउंड है क्विकलाइन, ठीक है, CaO, ठीक है। ये क्विकलाइन जो है आपको पता है, अभी बात करी हमने, ये जो क्विकलाइन है वो बेसिक इन नेचर है। कैसा है, बेसिक इन नेचर है। तो ये बेसिक इन नेचर है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। जब ये CaO CO2 के साथ रिएक्ट करता है, अब समझना, ये बेसिक है और ये एसिडिक ऑक्साइड है ना। तो एसिड और बेस मिलाकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट। ये बना देगा CaCO3, बना देगा CaCO3। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड है तो बेसिक हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अब अगर यहां पर बेस है, ये बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड जब एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तब क्या बनाएगा, सॉल्ट बनेगा। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि CO प्लस H2O जब ये बनाओगे, और अगर आपका पीपीटी बनता है, अगर आपका पीपीटी बनता है, तो इसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं हम, मिल्क ऑफ लाइम। कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड CaOH होल ट्वाइस, है ना, मिल्क ऑफ लाइम CaOH होल ट्वाइस। और अगर पीपीटी नहीं बनता, क्लियर सॉल्यूशन होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं हम इसको, लाइम वाटर। और CaOH कंपाउंड दोनों में सेम होगा, इसमें कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसमें कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होगी। जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो थोड़ा सा व्हाइटिश मिल्की व्हाइट लाइम कलर का दिखेगा, इसमें कंसंट्रेशन कम होगी वो क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड, या मैं बोलूं क्विकलाइन, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 2 चीजें बनाता है, पीपीटी और क्लियर सॉल्यूशन। अगर पीपीटी बना रहा है तो उसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, अगर वो क्लियर सॉल्यूशन बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइम वाटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, लाइम वाटर। चलिए, अब इसी मिल्क ऑफ लाइम के रिएक्शन को देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, और कई बार पूछा गया है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। रिएक्शन क्या है, CaOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ लाइम, याद रखना मिल्क ऑफ लाइम। इट रिएक्ट्स विद Cl2, इट रिएक्ट्स विद Cl2। क्या बनेगा, जब ये COH Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है CaOCl का होल ट्वाइस प्लस प्लस CaCl2 प्लस H2O प्लस H2O। ये रिएक्शन आपने कहीं देखा होगा, हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद क्लोरीन, कहीं कहां देखा है, कहां देखा है, ये हमने NaOH के साथ देखा था, जहां पर उसने क्या बनाया था, NaOCl, यही बनाया था ना। तो यहां भी तो यही बना रहा है, CaOCl का होल ट्वाइस, बस कैल्शियम में पॉजिटिव 2 आता है तो इसमें से वो बनाता है, साथ में CaCl2 NaCl बनाया था तो CaCl2 बना दिया, बस समझ आती है ये रिएक्शन। इस पूरे मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, तो
कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अब समझते जाना। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी सब्सटेंस। तो कौन कौन सब्सटेंस? CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट Cl2 डॉट H2O। इन सब का मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को सेपरेट नहीं किया जाता, रिएक्ट करवाया जाता है और इसी चीज को एकदम से मिक्स किया जाता है। तो जनरल जो फॉर्मूला आएगा, अगर आपसे पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है तो आप ये बताओगे। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का सब्सटेंस बनेगा वो बताओगे, कॉमन फॉर्मूला। इन दोनों का कॉमन फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो कॉमन फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 Ca हैं तो Ca2 लिख लेता हूं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो ऑक्सीजन 2 लिख लेता हूं। क्लोरीन कितने हैं? 4, तो क्लोरीन 4 लिख लेता हूं। क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा CaOCl का होल ट्वाइस। दिस विल बी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है, तो पहला प्रेफरेंस आप इसको दोगे जो सारे कॉमन फॉर्मूले जो सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है, और दूसरा प्रेफरेंस आप इसको दोगे जो CaOCl2 के साथ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दी सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दी सब्सटेंस। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग एक्शन कौन दिखाता है? ठीक है, कौन दिखाता है? ब्लीचिंग एक्शन। ये पूछा है ब्लीचिंग एक्शन कौन दिखाता है, तो ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है बेटा ये ब्लीचिंग एक्शन नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म है। ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, तो ब्लीचिंग एक्शन का आंसर क्या होगा आपके पास? CaOCl का होल ट्वाइस। तो दिस विल शो ब्लीचिंग एक्शन। ये क्या दिखाएगा आपको? ब्लीचिंग एक्शन। और यहां पर समझना आपके पास क्या है, ये कंपाउंड है, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, और ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर मार्क करोगे, ब्लीचिंग एक्शन के बारे में पूछा तो ये आंसर मार्क करोगे। ये बात समझ आती है? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि अगर मैं यहां पर एसिड डालूं, तो क्या बनेगा? देखो सिंपल चीज है, अगर एसिड डालोगे तो एसिड किसको खाएगा? एसिड बेस को खाएगा। एसिड किसको खाएगा? बेस को खाएगा, है ना? आपने इस सॉल्यूशन में एसिड डाला तो एसिड किसको खाएगा? बेस को खाएगा। अगर एसिड बेस को खा रहा है, विच मींस रिएक्टेंट साइड प्रोड्यूस हो रही है, विच मींस रिएक्टेंट साइड क्या हो रही है? रिड्यूस। तो ली चैटलेस प्रिंसिपल लगाओ, अगर रिएक्टेंट साइड रिड्यूस हो रही है तो रिएक्शन कहां मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कहां मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? Cl2 प्रोड्यूस होगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा? Cl2 प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ आती है? तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें एसिड डाला गया और व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस, तो याद रखो अगर इसमें एसिड डालेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को खा रहा होगा, और अगर वो बेस को खा रहा है मतलब रिएक्टेंट को खा रहा है, तो रिएक्टेंट को खाना मतलब रिएक्टेंट में कम होना, रिएक्टेंट कम होना तो रिएक्शन कहां मूव करना? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां मूव करना? बैकवर्ड डायरेक्शन। और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी। Cl2 गैस। बात समझ आती है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। पिछली बार के पेपर में जनवरी 2020 के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, और कई बार पूछा जाता है। इस पे पूछा जाता है ब्लीचिंग एक्शन कौन दिखाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, HCl डालेगा तो क्या होगा, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, लास्ट चीज आपके पास, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2, ठीक है, .2H2, ठीक है। जब उसको 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हीट करते हो, जब 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हीट करते हो, लेस देन 100 डिग्री पे हीट करते हो, तो ऑलमोस्ट 100 डिग्री पे था, और ऑलमोस्ट 100 डिग्री था, तो यहां पर एक कंपाउंड बनाता है CaSO4 .12H2। अब हाफ H2 का मतलब क्या है? 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 1H2 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? या हो सकता है CaSO4 .12H2, है ना? इस तरह से, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट .2H2 को जब आप 100 डिग्री के आसपास हीट करते हो, 100 डिग्री के आसपास हीट करते हो, तो क्या बनाता है? कैल्शियम ये हाफ H2। अब ये जो है इसको बोलते हैं हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब मैं हीट करूंगा अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बना देगा CaSO4, और इसको बोलते हैं हम डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसको बोलते हैं हम डेड बर्न्ड प्लास्टर, बोलते हैं हम डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा जाता है IIT के, जो बता ही देता हूं तुम्हें, IIT JEE मेंस 2020 जनवरी में, जितना मेरे को याद है, फर्स्ट डे सेकेंड पेपर,
फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, या हाँ फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में या सेकंड डे सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में, जितना मेरे को प्रॉपर्ली याद है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे पूछा गया था कि क्या बना है, तो डेड बर्न प्लास्टर में क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट को जब आप हीट करोगे अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो कुछ इस तरह से देता है, उसमें से वाटर मैक्सिमम वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं पीओपी। और जब उसको अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट मिलता है और वो डेड बर्न प्लास्टर देता है। अब इससे ज्यादा हीट करोगे तो सल्फेट डिकम्पोज कर जाएगा, SO2 गैस देगा, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बस बेटा एल्कली अर्थ मेटल्स में इतना ही जरूरी ये बात है कि जब आप एल्कली अर्थ मेटल्स करें तो एल्कली अर्थ मेटल को एक बार बुक से जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ लो काफी होगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जितना मैंने करवाया उससे ज्यादा आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लें, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही है, एनसीईआरटी जरूर रीड करना है, चाहे जेई के हो चाहे नीट के हो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो आपको करवाया कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन कभी कभी जेई में भी, जेई के मेंस पेपर में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और बिना लॉजिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको कहां मिलेंगे, आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। स्पेसिफिकली वही बात नीट के लिए कि आपको कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे और वो कहां मिलेंगे, नीट के पेपर, तो आपके एनसीईआरटी की बुकलेट्स में। तो वो एनसीईआरटी की बुकलेट जरूर एक बार रीड कर लेना, ठीक है, और देख लेना उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के लिए मैं आपको बता दूं, एक उसमें सीमेंट्स के बारे में आएगा, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक बार ढंग से रीड कर लेना, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही इस ब्लॉक में, अब आपको मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।